गाजा में एक बड़ी घटना हो गई है। एक बच्चे को आईडीएफ की फोर्सेस ने, ऐसा लग रहा है कि गोली मारी है। उसके बाद देखिए ईरान से एक बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही, क्योंकि ईरान पे पूरा प्रेशर इस समय सबका है और ऐसी ऐसी झूठी बातें। और मैं क्या कहूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कंटेंट चोर फिर अपनी औकात पे आ गए। ये सब वो भी लिखने लगे हैं कि क्या खामनेई साहब भाग जाएंगे ईरान छोड़ के। अबे पागल हो गए हो क्या? इस तरह की बातचीत, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं। आप बताओ कि अगर कोई भी समझदार है, अगर कहता है कि हम फेयर हैं, हम ये भी नहीं कहते चलो मुस्लिम परस छोड़ो, लेकिन फेयर है, मुस्लिम उनको सुनते हैं, सेकुलर बनते हैं, तो ये लिख देंगे वो कि खामनेई छोड़ के भागे। मैं तो एकदम तमतमा जाता हूं ये सब देख के, सुन के। अरे कुछ सहूर होना चाहिए ना। उसमें भी जो कुछ सहूर नहीं होना चाहिए आपके ये इसमें जो थंबनेल होता है उसमें सहूर नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, अच्छा वो एक अलग चीज है। अभी जो वेनेजुला की जो नई राष्ट्रपति, जो अभी एक्टिंग राष्ट्रपति जो स्वेरिंग हुई है, उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में, और जिस स्वेरिंग इन सेरेमनी का वीडियो मैंने आज जो 7:30-8 बजे वीडियो अपलोड किया, बहुत देर लग गई। यूट्यूब पता नहीं क्या नई प्रोसेस शुरू हो गई, खैर। तो उसको उस स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी चाइना, रशिया और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे। अब आप ये भी बड़ी खबर है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। उसके बाद वेस्ट बैंक में कम से कम 74 रेजिस्टेंस की घटनाएं पिछले 48 घंटों में हुई है। रमल्ला में, रमल्ला में, जेरिको में, जेनिन में, नाब्लेस में, खासतौर पर बड़ी, मतलब वो टकराव बढ़ता जा रहा है। बल्कि पिछले जो 28 तारीख से, उसके बाद से हम उस तरह से खबरें आपको डिटेल नहीं दे पाए। एक खबर मैंने दी थी, उसके बाद नहीं आ पाई कोई खबर। आज 6 तारीख है, 6 जनवरी 2026, और आज भी देर हो गई बहुत। आपको ये वीडियो देर से मिलेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं क्या बताऊं, कुछ ऐसी समस्या आ गई, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एक बात हमें समझ में आ रही है अभी, कि ईरान को लेके देखिए जिस तरीके का प्रोपगेंडा हो रहा है, जिस तरीके से जो सो कॉल्ड ये जो लोग हैं सेकुलर टाइप के, ये भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत चौकन्ना रहने के। मैं आपको बताऊंगा कि ईरान में एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअल क्या स्थिति है, वो मैं आपको बताऊंगा। गाजा में भी क्या स्थिति हो रही है, उसके साथ साथ यूएई और सऊदी अरेबिया में जो यमन से जो झगड़ा शुरू हुआ था, अब यहां तक पहुंच गया है। यूएई के इजराइल का बेस बनाने जा रहा है सऊदी बॉर्डर पे। इजराइल का बेस, 800 इजरायली सोल्जर उसमें रहेंगे। बताइए आप, अरादा वो इलाका है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और लोग कहते हैं कि आप, पता नहीं किसी ने लिखा कि आनाई से मत बोलिए। अरे यार, आनाई क्या होता है? हमको जैसे बोलना है जोश के साथ हम बोलेंगे, उसमें क्या समस्या है? अच्छा खैर, तो ये मैं आपसे कह रहा था कि जो एक पूरी सिचुएशन है उसमें देखिए, गाजा से लेके, वेस्ट बैंक से लेके, गाजा में अभी जो इजराइल का जो दबाव है वो बहुत पहले से कम हो गया है। वो इजराइल भी लगता है डिस्ट्रैक्टेड है कि हम ईरान पे हमला करेंगे, लेकिन गाजा की स्थिति, एड अभी पहुंच नहीं रही है। बहुत सारे संगठन, जिस संगठन में मैं गया था, जिसके बुलावे पे ईरान, ग्लोबल गैदरिंग फॉर सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो संगठन भी खाना पहुंचा रहा है। और हम लोग भी आपसे बताएंगे, अगर कुछ अपील की जरूरत होगी बताएंगे हम। वो संगठन भी खाना पहुंचा रहा है लगातार। वहां पर इस तरह के बहुत सारे एड ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, वो पहली बार हमको ईरान में गया मिले, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा है आपसे इस बारे में बात करने के लिए। मेरी खुद की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, फिर एक अकेले बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। खैर, अब यहां पर देखिए जो एक पूरी बात है जिसके बारे में जो हमको एक चीज समझनी है, कि देखिए ईरान में क्या है कि बहुत ज्यादा एक सैंक्शंस ने एक ऐसे तरीके को जन्म दिया था जिसको कुस्तली सिस्टम कहते हैं। अब देखिए इसको नहीं सॉरी, खुसलाती सिस्टम कहते हैं।
और इस सिस्टम में बहुत सारे एक पैरेलल ट्रैक्स डेवलप किए थे वहां की सरकार ने, कुछ गैर सरकारी फोर्सेस ने भी, जिससे सैंक्शंस को बाईपास करके ईरान अपना तेल बेच सके, क्योंकि बहुत बड़ी वो समस्या है। उसके बाद एक ये भी है कि जो ट्रस्टी सिस्टम था, ट्रस्टी सिस्टम भी ऐसे बनाया गया था, लेकिन इन सिस्टम्स में बहुत करप्शन भी एक बड़ा है, और इन सिस्टम ने बहुत सारा जो पैसा है वो वापस ही नहीं करते। अब देखिए, एक आंकड़ा है कि ईरान को पिछले जो 21 बिलियन ऑयल रेवेन्यू मान लीजिए मिलने हैं, उसमें से 13 केवल मिले। ये एक छोटी सी, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। 8 बिलियन जो नहीं मिले ईरान को वापस, यही बिचौलियों की वजह से। ये जो खुसलाती सिस्टम है, ये जो ट्रस्टी सिस्टम है, बिचौलियों की वजह से जो नहीं मिले, इस वजह से अनरेस्ट हो रहा है। और अनरेस्ट भी पहले बाजारियों से शुरू हुआ, ट्रेडर्स से, फिर उसके बाद फैलते फैलते वो यहां पहुंच गया कि उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए, और अब तो खुल के, मैंने तो आपको वीडियो दिखाए हैं कि जिसमें खुल के जो एंटी सोशल फोर्सेस हैं, जो वो और मोसाद और सीआईए के एजेंट्स हैं, वो घुस के काम कर रहे हैं। तो ये तो एक सच्चाई है ना, मतलब ये तो हमारे सामने दिख रहा है। और इसमें देखिए क्या है कि फिर दूसरा आंकड़ा, जैसे 335 बिलियन, इसको और मल्टीप्लाई कर दिए, वो तो एक छोटे समय का था। मैंने कहा था 21 बिलियन में से केवल 13 बिलियन वापस आ रहे हैं, और 8 बिलियन की वजह से समझिए अनरेस्ट हो रहा है। अब 335 बिलियन मान लीजिए नॉन ऑयल एक्सपोर्ट। अब ये तो ऑयल की मैं बात कर रहा था, वो भी कुछ, क्योंकि ईरान को तो बहुत बड़ा ट्रेड है ऑयल में, तो ये तो कुछ दिनों की बात थी। 21 बिलियन, जो 13 बिलियन वापस नहीं आया। जो 335 बिलियन नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स है, उसमें से 117 केवल आए वापस। ये भी बिचौलिए खा गए, और ये सब सैंक्शंस की वजह से। अब मैंने आपको मेरे ख्याल से एक बेसिक बात बता दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सैंक्शंस की वजह से ही ऐसा हो रहा है। और ये सैंक्शंस इतने ये ऐसे हैं जो एक अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, फिर अमेरिका और इजराइल उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन खूबी वहां की रिजीम की है कि वो इसको भी कंटेन कर ले रही है। ये मैंने देखा, वहां जाके मैंने देखा। सड़कें तो खैर वहां पर जो मेन सड़कें, वहां तो प्रोटेस्ट हो नहीं रहा था, कुछ कुछ जगह हो रहा था। और फिर प्रोविंसेस में, जैसे लोरिस्तान हो गया, कुछ इस्फहान हो गया, इस तरह की प्रोविंसेस में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश हुई। और मैं इसमें अंग्रेजी पे भी वीडियो बनाऊंगा, मुझे और इंफॉर्मेशन ईरान से आ गई है, मैं इसमें और वीडियो बनाऊंगा, और इंग्लिश में भी एक बनाऊंगा। कल संभवतः दिन में मैं उसको अपलोड करूंगा। अब यहां पर देखिए, जो पूरी सिचुएशन है उसमें जो वहां की गवर्नमेंट है उसने, और वहां की गवर्नमेंट और वहां पर जो वहां का काउंसिल है, जो वहां का सबसे सुप्रीम काउंसिल है, जिसके सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई है, तो उन लोगों ने ऐसा सिस्टम डिवाइस किया है कि ये जो सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ये सब जुड़ी हुई हैं कि आप कैश पंप इन करिए, अब कैश ही नहीं आएगा तो कीमतें तो बढ़ेंगी ना। वापस जब $8 बिलियन नहीं आ रहा है तो कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो अनरेस्ट होगा। तो उसको कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए और ज्यादा, और जो थोड़े, क्योंकि ईरान में देखिए अफसरशाही नहीं है, कोई आर्मी के लोगों को हमने देखा कोई शान शौकत से नहीं रहते हैं, कोई लग्जरी नहीं है। इवन प्रेसिडेंट पेजेशकियान ठीक है, थोड़ा लिबरल है, थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं वेस्ट के प्रति, लेकिन मैंने वो कोई तड़क भड़क नहीं देखी कि कोई, मेरे तो सामने मुलाकात हुई, कोई ऐसी तड़क भड़क नहीं है कोई तो। लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है उसको भी काट रहे हैं कि हम लोग जो हैं, चाहे जो टॉप रंग के लोग हैं, सब लोग हैं, उनके यहां से भी हमको काटना पड़े तो हम काट के अपनी जनता तक पहुंचाएंगे। हम लोग के कई प्रोग्राम कहीं और होने थे, किसी होटल्स में होने थे, किसी बड़ी अच्छी जगह होने थे, लेकिन वो लास्ट मिनट में ये हुआ कि नहीं, इनको कम खर्चे में किया जाए। हम लोग ठहरने वाले थे दूसरे होटल में, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, कम खर्चे वाले, जो मिनिमम खर्चे वाले होटल है उसमें ठहराया जाए। और मैं इसको पूरी तरह से मानता हूं, इसको एक्सेप्ट करता हूं, और ये बिल्कुल सही चीज है। मतलब ये ऐसा होना चाहिए। और यही चीज देखिए, बुर्किना फासो में जो वहां का रूलर है इब्राहिम तरेरो, उसने भी ऐसे ही काम करके उसके साथ जनता खड़ी रही। 3 जनवरी 2026 को वहां भी विद्रोह हुआ। वेनेजुएला में भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत लग्जरी में लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां का एक सिस्टम है, वहां एक प्रेसिडेंशियल एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हालांकि वो
चारों तरफ मिलिट्री बैरिक से घिरा हुआ था, लेकिन कैसे अमेरिका ने किया वो भी मैंने आपको बताया, उसमें बहुत सारी चीजें थी। और आज देखिए, लेकिन जो नई जो वाइस प्रेसिडेंट, अभी नई एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी है, उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में ईरान, चाइना और रशिया पहुंच गए हैं। तो ये पूरा मैसेज भी अमेरिका को बहुत जबरदस्त दिया गया है। उसके बाद देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो गाजा की स्थिति है उसमें जो इंटरनेशनल फोर्स बननी है, उस फोर्स में ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि टर्की को इन्वॉल्व करो। नेतन्याहू तैयार नहीं टर्की को इन्वॉल्व करने में। अब यहां मामला फंस गया है। तो जो दिक्कतें इन्होंने सोची थी वेनेजुएला ऑपरेशन करके ध्यान हट जाएगा, इजराइल कुछ बहुत बड़ा गाजा में कर देगा, ठीक है, एक जैसे एक बच्चे की मौत हुई है, लेकिन एक जो जैसे जुल्म इजराइल सोच रहा था करने के लिए वो नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो इजराइल उसको अभी एक जिस तरह से चाहता है उस तरह से नहीं कर पा रहा। फिर वेस्ट बैंक में यह था कि अगर इसी माहौल का फायदा उठा के इजराइल और ज्यादा जमीन अधिग्रहण करेगा, लेकिन वो जमीन अधिग्रहण भी नहीं हो पा रहा, रेजिस्टेंस हो जा रहा है। मैंने आपको बताया कि पिछले 48 घंटों में कितने रेजिस्टेंस के एक्ट्स हुए। और जेरिको वगैरह में तो ये स्थिति है कि उसके कई इलाकों में जो सेटलर्स एक गैंग बना के अटैक करते थे, उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया है, उनको मार मार के भगाया गया है। भाई अब ये सच्चाई है, ये न्यूज है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजरायली मीडिया कह रहा है, हिब्रू मीडिया कह रहा है। तो ये आप देखिए एक पूरी एक परिस्थिति। अच्छा अब बताएं, अब सऊदी अरेबिया और यूएई पे आते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई में आप जानते हैं कि यमन में जो हदरामौत इलाका है, साउथ यमन, उसको लेके दोनों में क्लैश हो गया, गोलियां भी चली, बम भी मतलब सऊदी अरेबिया ने बॉम्बिंग भी की जो यूएई बैक्ड मिलिशिया है एसटीसी, क्योंकि वो जो सऊदी अरेबिया बैक्ड जो एडन की सरकार है उसके खिलाफ जा रही थी। तो ये सब हुआ। अब यह बात आ रही है कि यूएई का इजराइल के साथ तो बहुत क्लोज रिश्ता है, और अरादा जो एक इलाका है, अब मैप में देखिए, अरादा जो इलाका है यहां पर पूरा एक इजरायली बेस बनाने जा रहा है यूएई। इसमें 800 इजरायली सोल्जर्स रहेंगे, 800 इजरायली सोल्जर्स रहेंगे। आप बताओ अब इन पूरी परिस्थितियों में ये कैसे कोई इस चीज को देख सकता है। सऊदी अरेबिया देखिए, वो वेनेजुएला की घटना के बाद भी सऊदी अरेबिया में बहुत चिंता है, बहुत सारा डिबेट हो रहा है कि वाकई क्या अमेरिका के साथ हमको खड़ा होना चाहिए, अमेरिका क्या डिजर्व करता है कि हम उसके साथ खड़े हों, क्योंकि वो इजराइल को कब बेच देगा सऊदी अरेबिया को, इसका 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 कोई भरोसा नहीं। अब ये सऊदी अरेबिया कह रहा है, ये मत कहिए कि मैं कह रहा हूं, ये सऊदी अरेबिया का कहना है। सऊदी अरेबिया, अच्छा ये भी बात सामने आ रही है खुद सऊदी मीडिया से कि यूएई और इजराइल में पहले भी कोऑर्डिनेशन था, और कतर पे जो हमला हुआ था इस्माइल हैया पे, पैलेस्टीन रेजिस्टेंस की फोर्सेस पे, वो उसमें यूएई का हाथ था। अब बताइए, तो भाई अब सवाल यहां पर यह है कि जब इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं अरब मुल्कों से, जब ट्रंप कह रहा है हम दोस्त हैं उनके और उनके खिलाफ काम इजराइल कर रहा है, तो ट्रंप कहां जाके खड़ा होगा। अच्छा, ट्रंप और इजराइल में जो रिश्ता है वो मैंने दिन में भी बताया आपको कि जो वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ वो बिल्कुल इजरायली पैटर्न पे था। तो अब ये भी है कि ये भी एक सच्चाई है, इसको भी दुनिया देख रही है, सऊदी अरेबिया इसको भी देख रहा है। अभी गाजा में ऐसी घटनाएं हुई हैं। गाजा में 3 जनवरी को जो मैंने पहले इंगित किया था कि जो एक बड़ी प्लानिंग इजराइल की थी, उसमें भी एक यूएई की कुछ मदद थी कि कुछ इस तरीके से जो एड के बहाने कुछ सोल्जर्स घुसा दिए जाएं, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जैसे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कुछ इजराइल पे हमला कर दिया और फिर उस बहाने इजराइल युद्ध फिर से शुरू कर दे। ऐसी साजिशें भी हो रही। हालांकि एक वर्जन ये भी है कि अमेरिका को पता चल गया, उसने रोक दी। अब ये पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये वर्जन आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, देखिए दुनिया और ज्यादा एक अमेरिका इजराइल की वजह से मुख्यतः, और फिर यही बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, इजराइल और अमेरिका की वजह से मुख्यतः एक टर्बुलेंस में एक पूरी दुनिया चली गई है 2026 की शुरू होते ही। मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, ये ईरान के बारे में झूठी खबरें फैलाना बंद करिए। ईरान, रशिया, चाइना के बारे में क्या असलियत में हो रहा है ये जानने का हमें हक है। इससे क्या फायदा हो जाएगा ये चीज कहने से कि इमाम खाम नहीं भाग जाएंगे, क्या इसे क्या मतलब क्या है इसका, ये मुझे कोई समझा दे। तो ये देखिए, मैंने आज का वीडियो था, शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा इसमें
वो भी नहीं है, क्लिपिंग्स भी, ये भी नहीं है, बट आप तक पहुंचाना जरूरी था। कल देखिए मेरा स्वास्थ्य शायद बेहतर हो, मैं और वीडियोस आली के सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।